हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम शुरू करेंगे जीवन की एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी और इनफैक्ट बहुत ही इंटरटेनिंग यात्रा। पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेट्स का बनना यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु का बनना मादा में यानी oogenesis, फिर इन युग्मकों का संलयन यानी फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक की यात्रा को हमने पूर्ण कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं सगर्भता और भ्रूणीय विकास के बारे में। यानी आज के क्लास में हम शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ किस तरीके से स्टेप वाइज अलग अलग स्टेप में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, इस विकास की यात्रा को हम पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में। यानी आज के क्लास में अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। क्लास 12 का एक बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरटेनिंग टॉपिक है। यहाँ पे एक अब थीम दिया गया, अगर ध्यान से देखेंगे, एक एकल कोशिका से संपूर्ण मानव शरीर के बनने की प्रक्रिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इतना ही इंटरेस्टिंग है कि एक छोटा सा ये है, ये जो बिंदी आपको दिख रही है, इस बिंदी से एक शरीर के आकार में हम बने और किस तरीके से बने, क्या वो टाइम, क्या वो टेन्योर और किस तरीके का वो मूवमेंट था, कैसा कंडीशन था, इन्हीं को हमें समझना है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ये आज के क्लास का हम लोगों का टॉपिक है। और जिसमें शुरुआत हम क्या कर रहे हैं, तो एक छोटे से सेल से पूरे मानव शरीर के निर्माण की एक अद्भुत वैज्ञानिक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यहां तक हम पहुंचे कैसे। तो अभी तक के वीडियोज के माध्यम से हमने बहुत आसानी से ये बात समझ लिया है कि जो गैमेट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। गैमेट्स के बारे में हम बात करें तो दो तरीके के गैमेट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक गैमेट्स जो पुरुषों में बनते हैं, जिसे आप स्पर्म के नाम से जानते हैं, यानी स्पर्म जिसे आप शुक्राणु कहते हैं, वो एक मेल गैमेट है। ठीक उसी तरीके से ओवम जिसे आप अंडाणु कहते हैं, एक फीमेल गैमेट है। तो जब ये दो गैमेट फ्यूज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो इनके फ्यूजन के फलस्वरूप क्या होता है, तो एक प्रक्रिया प्रदर्शित होती है जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन विकसित होता है, यानी निषेचन प्रदर्शित होता है। और ये जो निषेचन जो है, निषेचन विकसित होने के बाद एक इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा जाइगोट विकसित होता है। यहां तक हम लोग अभी तक समझ गए हैं कि गैमेट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, और मानव में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, और ये फर्टिलाइजेशन मादा के बॉडी में फेलोपियन ट्यूब में होता है। और उसके लिए जो एग्जैक्ट साइट था, उसके लिए हमने बताया था एम्पुला और स्तमस के केंद्र पे होता है। तो अब आप मान के चलिए, कल्पना करिए कि ये फर्टिलाइजेशन एम्पुला स्तमस के केंद्र पे विकसित हो गया है, तो फिर आगे की जो कहानी होगी वो किस प्रकार से विकसित होगी। तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप स्लाइड देख रहे होंगे, इस स्लाइड में दिया गया है निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। जीवन की पहली चिंगारी, पहली चिंगारी कहने का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा फैक्टर, ये जैसे हम बार बार बोल रहे हैं बिंदी भर का, बित्ती भर का छोटा सा डॉट, ये डॉट जो है एक विशाल शरीर में और एक मानव के शरीर के आकार के रूप में परिवर्तित होगा। और ये हमें समझना है कि ये किस प्रकार से और किसकी भूमिका से प्रदर्शित होगा। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो है एक अंडाणु की बाहरी सतह है। येलो कलर से आप देख रहे होंगे कि अंडाणु की एक बाहरी सतह है, ये वाली लाइनिंग। और बहुत सारे पिछले वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको बार बार ये कहा है कि ये जो लाइनिंग है ना, इसी लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं जेडपी, यानी जोना पेलुसिडा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जोना पेलुसिडा। ये अंडाणु का क्या होता है, एक आउटर मोस्ट बाहरी लाइनिंग होती है। अब इस बाहरी लाइनिंग के अंदर ये जो दिख रहे हैं हेड के साथ, ये जो हेड दिख रहा है, इसमें टेल दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी ऑल डॉट्स जो येलो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है भाई, तो स्पर्म है। ये सभी के सभी शुक्राणु हैं। तो जब ये शुक्राणु अंडाणु के सतह तक पहुंचते हैं, तो क्या मैंने बताया था कि ये जो जोना पेलुसिडा, ये जो वॉल होता है ना अंडाणु की सतह का,
इसी को ये पेनेट्रेट करते हैं। पेनेट्रेट करने का मतलब कि आप ऐसा समझिए कि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ये पेनेट्रेट करने का मतलब ये वाला वॉल ने, स्पर्म ने इसे हटा दिया और ये जो स्पर्म दिख रहा है ये डायरेक्टली अंडाणु के भीतर जाके फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया। यानी कि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये जो निषेचन की प्रक्रिया है वो एम्पुलरी क्षेत्र में यानी एम्पुला और इस्थमस के केंद्र पे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का एक तरीके से फ्यूजन होता है, मिलन होता है। और इस फ्यूजन में क्या भूमिका होती है, तो ये जो शुक्राणु के जो हेड होते हैं, आप एक बार फिर से रिकॉल करिए और बताइए शुक्राणु के हेड को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, इनफैक्ट वीडियोज के माध्यम से बताया गया है, एक्रोजोम कहते हैं, एक्रोजोम। तो ये जो एक्रोजोम इसका जो हेड था, इस हेड के अंदर एंजाइम्स थे और ये एंजाइम्स जब ओवम के वॉल के साथ पेनिट्रेट किए इस जोना पेलुसिडा को, तो ये जो स्पर्म था वो ओवम के अंदर इंटर हो गया और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सुनिश्चित हो गया कि एक शुक्राणु के साथ एक ही अंडाणु का फ्यूजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि शुक्राणु जो है इंसेमिनेशन के दौरान मिलियंस ऑफ रिलीज होते हैं। तो मिलियंस ऑफ रिलीज स्पर्म जो हैं जब ओवम की दीवार पे जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जा सकता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, जोना पेलुसिडा के अंदर ये फैक्टर होता है कि वो सिर्फ एक बार में एक ही स्पर्म की एंट्री को सुनिश्चित करता है। और आप पिछले क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जोना पेलुसिडा का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिएगा, पॉलीस्पर्मी, यानी बहुत सारे स्पर्म के एंट्री को रोकना जोना पेलुसिडा का एक महत्वपूर्ण काम है। एक स्पर्म एक बार में इंटर कर सकता है ओवम के अंदर, बहुत सारे स्पर्म को डिनाई कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, इंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो निषेचन की प्रक्रिया में इस स्लाइड के माध्यम से आप समझे कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था ये जो है एम्पुला इस्थमस के केंद्र पे हो रहा था और यहाँ पे जो स्पर्म का जो हेड था जिसे आप एक्रोजोम कह रहे थे, उसके पास एंजाइम था, उसने इस एंजाइम की सहायता से जोना पेलुसिडा की दीवार को हटा दिया और इस वजह से निषेचन जो है वो कंफर्म हो पाया। और इस निषेचन की प्रक्रिया में खास बात यह है कि ये जो शुक्राणु के अंदर जो हैप्लॉइड 23 गुणसूत्र थे और अंडाणु के अंदर जो 23 गुणसूत्र थे, ये आपस में फ्यूज कर गए और फ्यूज करके इन्होंने बना लिया जाइगोट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। यानी निषेचन हुआ और निषेचन के बाद क्या बन गया भाई, युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। अब आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अभी तक के जो फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको रिपीट कर दिया है। आप काइंडली उसको बार बार सुन के एक अच्छा नोट्स भी विकसित कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर जो है आपको नहीं आने वाला है। तो बहुत आसानी से फैक्ट्स को सुनिए, फैक्ट्स को बार बार चेक करिए और जो आपको सबसे वैलिड और सिंपल पॉइंट्स लगता है वो अपने नोट्स में आप कमेंट में जरूर ऐड करिए। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा ओर कि जैसे ही ये जो बन गया, ये जो बना क्या बना, युग्मनज बना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्स करके चल रहे हैं ताकि टर्मिनोलॉजी समझने में आपको दिक्कत ना हो। प्योर युग्मनज बहुत सारे बच्चों के लिए दिक्कत कर सकता है, तो मैं यहाँ पे युग्मनज भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ जाइगोट भी कर रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है। जाइगोट कैसे बना भाई, तो आप जान रहे हैं कि निषेचन हुआ, युग्मकों का संलयन हुआ, शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज हुए तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये एक छोटी सी यात्रा जो हम बोल रहे थे, जो शुरुआत हो रही है ये इसी युग्मनज से, इसी जाइगोट से। ये जाइगोट देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल है, यही हम हैं, यही आप हैं और यही हमारी आने वाली पीढ़ी हो सकती है, इतनी छोटी सी बिल्कुल जाइगोट के फॉर्म में। अब ये जाइगोट को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवीजन जो है जीवों के लिए और कोशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है। तो ये डिवीजन शुरू होगा, ये जो एक सेल का था अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये 2 सेल का बन जाता है। आपको देखने में दिक्कत ना हो, कलर को चेंज कर देते हैं, ये देखिए 2 सेल का बन जाता है बाबू। युग्मनज बन गया, निषेचन हुआ, युग्मनज बन गया, मतलब आज निषेचन हुआ, कल से युग्मनज जो है अपना काम शुरू कर दिया। अब ये क्या किया, 2 सेल में बदल गया, 2 सेल से बट के ये देखिएगा ये 4 सेल में बट गया, समसूत्री विभाजन हो रहा है, 4 सेल में आ गया। 4 सेल से विभाजन आगे की ओर बढ़ेगा, डिवीजन 8 सेल में आ गया। 8 सेल से थोड़ा और आगे बढ़ा, 16 सेल का हो गया। मतलब देखिए एक सिंगल डॉट, 2 डॉट में, 4 डॉट में, 8 डॉट में, 16 डॉट में ऐसे बार बार परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये 16 सेल का हुआ तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि युग्मनज जब विभाजित होता है, जाइगोट जब विभाजित होता है तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल का होता है तो क्या कहलाता है। टर्म यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ब्लास्टोमर्स कहलाता है। ब्लास्टोमर्स क्या है, युग्मनज डिवाइड हो रहा है,
कौन सा डिवीजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के डिवीजन के जरिए ये 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में डिवाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही ये 8 से 16 सेल की अवस्था में पहुंचेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 से 16 कोशिका अवस्था के जाइगोट को हम जो है अब कहेंगे मोरूला। मोरूला अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसान होगा। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 8 से 16 कोशिका अवस्था को क्या कहते हैं, तो आप रुला, रोने वाला फैक्टर आ जाएगा, रुला देगा। बट अगर पढ़ के जाएंगे तो ये मोरूला हो जाएगा। 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। मोरूला बन गया। अब ये मोरूला और आगे एडवांस में जब बदला, जब और आगे एडवांस में बदला, ये 32 सेल तक पहुंच गया, 32 सेल तक पहुंच गया, तो अब ये मोरूला अपना रंग, रूप, आकार और अपना नाम भी बदल लेगा। कभी ये जाइगोट था, फिर ये ब्लास्टोमर हुआ, फिर ये मोरूला हुआ, और अब ये जो है बड़ा धमाका करेगा। तो ब्लास्ट करा दे क्या? ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल्ड स्टेज का जाइगोट जैसे ही बनेगा तो वो कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। अब अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की संरचना को थोड़ा देखें, ये बात आप समझ रहे हैं, युग्मनज है, 2 सेल का, 4 सेल का, 8 सेल का, 16 सेल का, ऐसे इसका डिवीजन होता है। 32 सेल पे गया तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाया। 8 से 16 अवस्था के एक अवस्था को हमने मोरूला कहा। इसे हम थोड़ी देर के लिए मिटाएंगे और यहाँ पे कुछ एक नए फैक्ट्स को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब ये जो 32 सेल का जो ब्लास्टोसिस्ट है बाबू, 32 सेल का जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो 32 सेल का स्टेज का जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी खासियत ये है कि इसके बाहर बाहर ये दिख रहा है येलो कलर का, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, पूरी संरचना ब्लास्टोसिस्ट है। यहाँ पे बहुत आसानी समझ जाइए कि पूरी संरचना क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। कितने सेल का है? तो मान लीजिए 32 सेल का है। और खास बात संरचना में क्या है बाबू, तो इसकी जो बाहर बाहर ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाहर की जो बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम लोग नाम दे रहे हैं, ये खिलाने पिलाने वाला भाग हो जाएगा बाद में, इसको हम लोग नाम दे देंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा धमाका जो पोषण ही पोषण देगा। किसको देगा अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट की संरचना है, ये आपके बनने की प्रक्रिया है। आप 32 सेल में बने थे तब की बात है, ब्लास्टोसिस्ट कहला रहे थे, और इस ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहर की बाउंड्री थी वो ट्रोफोब्लास्ट कहला रही थी। और ये जो दिख रहा है ना पार्ट, इसको हम थोड़ा सा रेड कलर से दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है जो इनर सेल कंटेंट ये वाला, ये है अंदर में कुछ छोटा सा मास डेवलप हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। मतलब एक ब्लास्टोसिस्ट के भीतर क्या है भाई? तो सर ब्लास्टोसिस्ट क्या है? तो आप बता रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल का स्टेज है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ये युग्मनज के डिवाइड होने पे बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में ट्रोफोब्लास्ट है, पोषण देने का काम करता है, और इसके अंदर में ये इनर सेल मास होता है। और बाकी जो खास बात ये होता है कि इस ब्लास्टोसिस्ट में बाबू बीच वाला पार्ट जो है बिल्कुल खाली होता है, खाली होता है। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये एक तरीके का खाली जगह है। सील वर्ड यूज करते हैं, सीलोम वर्ड यूज करते हैं कैविटी के लिए, खाली जगह के लिए। ब्लास्टोसिस्ट का है तो नाम पड़ जाता है ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोसिस्ट में अंतर समझिए। ब्लास्टोसिस्ट पूरी संरचना है, और इस पूरी संरचना के भीतर जो खाली जगह दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गर्भाशय की ओर यात्रा में क्या हो रहा है, क्लीवेज और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पे एम्पुला इस्थमस के केंद्र पे निषेचन हो रहा था, अब वो जाइगोट आगे विभाजित कर रहा है। अब विभाजित करके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल तक पहुंच रहा है। 32 सेल अवस्था को आप ब्लास्टोसिस्ट कर रहे हैं, और इस ब्लास्टोसिस्ट को आगे जाना है। और ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, गर्भाशय के दीवार से अटैच होना है, यानी यूटरस की दीवार पे जाके इसको अटैच हो जाना है मादा के बॉडी में। तो जैसे ही ये यूटरस की दीवार पे जाएगा, जैसे ही ये यूटरस की दीवार पे जाएगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बाबू, ये यूटरस का इंटरनल पार्ट है। और ये जो दिख रहा है, ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, यही पार्ट है आपका ब्लास्टोसिस्ट।
जैसे ही ये यूट्रस के दीवार के साथ अटैच होगा तो एक नया टर्म आएगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं अंतःरोपण यानी इम्प्लांटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इम्प्लांटेशन क्या है, तो जाइगोट क्या हुआ था भाई, डिवाइड हुआ था। जाइगोट कहाँ से आया था, तो निषेचन से आया था। निषेचन के होने से क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट फिर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, 32 सेल में जाके ब्लास्टोसिस्ट बनाया। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो दिख रहा है, इसको हम लिख भी दे रहे हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट है। जब ये यूटरस की दीवार पे अटैच होता है, जाके जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बाबू इम्प्लांटेशन, यानी द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूटेराइन वॉल इज टर्म्ड एज इम्प्लांटेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतःरोपण। अब अंतःरोपण जो होता है ना, सही मायने में यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी की जो सही मायने में जो शुरुआत होती है, पूरे जो जीवन काल की नई यात्रा की, वो यहीं से शुरू होती है। इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या होगा भाई, तो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था, जिसे आप हिंदी में बाबू कोरक पुटी कह रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा साउंड भी कर रहा है, आप प्लीज ब्लास्टोसिस्ट के साथ चलेंगे, कोरक पुटी नहीं जाएंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम की दीवार पे जैसे धंस जाता है, फंस जाता है, चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इम्प्लांटेशन। और इसमें क्या हो रहा था, तो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में भी बताया कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट का सबसे बाहरी दरवाजा क्या कहलाता है भाई, ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। अंदर में क्या है, तो इनर सेल मास है। इनर सेल मास जो है, वो ये लाल वाला पार्ट देख रहे थे, ये इनर सेल मास है, इसके अंदर कुछ द्रव्यमान है, बाकी बीच वाला जगह ये बिल्कुल खाली था। तो फिर क्या होगा वो देखा जाए, तो होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो परत होता है ना, जो बाहरी परत था ब्लास्टोसिस्ट का, वो यूट्रस के साथ जुड़ गया और गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से ढक लेती हैं। फिर क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। और मैंने जो शब्द आपको शुरू में ही दोहराया था, फिर से रिपीट कर दें, प्रेगनेंसी की सही मायने में शुरुआत हो जाती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। अब मानव शरीर में, मादा में जो प्रेगनेंसी का जो पूरा जो काल होता है, इस काल के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो प्लस माइनस 9 मंथ का होता है, मतलब 270 दिन अप्रॉक्स आप रखेंगे। इतना दिन में एक जाइगोट की यात्रा एक फुल्ली मैच्योर फीटस के रूप में परिवर्तित होती है। तो एक लंबी यात्रा है और ये पूरा जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे हाथी वगैरह, जिसमें गेस्टेशन पीरियड 2 साल से ऊपर का होता है। तो वो एक और भी इंटरेस्टिंग और भी इंटरटेनिंग कंसेप्ट हो सकता है। फिलहाल आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कितने बच्चे इसका जवाब देने में कैपेबल हैं, ट्रोफोब्लास्ट क्या है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी सरफेस होता है, बाहरी परत होता है, उसी को हम बाबू ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अंतररोपण के बाद, यानी जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन क्या है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यूट्रस के यानी गर्भाशय के दीवार पे ब्लास्टोसिस्ट का चिपक जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं। अगर मान लो ये ट्रोफोब्लास्ट है बाबू, ये वाला ट्रोफोब्लास्ट है, ये इसकी बाउंड्री है, तो यहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप, ऐसे उंगली नुमा उभार विकसित होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कोरियोनिक विलाई। अब देखिए नया नया कंसेप्ट आ रहा है, पहले स्पर्म था, फिर ओवम था, जुड़ गए तो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट फिर डिवाइड किया, 2 सेल लेके 16-32 सेल तक गया, 8 से 16 अवस्था मोरूला का लाया, 32वां अवस्था ब्लास्टोसिस्ट का लाया, वो यूट्रस की दीवार से चिपक गया, प्रक्रिया इम्प्लांटेशन का लाया। अब ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहरी बाउंड्री थी, जिसका नाम ट्रोफोब्लास्ट था, वहां से कह रहा है कुछ उंगली नुमा उभार निकला, उसको हमने दिया भैया कोरियोनिक विलाई। इसीलिए मैंने एक बार आपको कहा था कि ये जो मानव जनन में मादा में जो अंडाणु की जो बनने की प्रक्रिया है ना, इसमें पूरे फ्यूचर की तैयारी हो गई है। मतलब आगे क्या क्या होगा भविष्य में निषेचन के बाद, वो सारी व्यवस्था अंडाणु ने पहले से अपने को तैयार करके रख लिया है।
किसी से कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बायोलॉजिकली नेचुरली ऐसे ही प्रोसेस होगा। इसका मतलब इसकी फ्यूचर की पूरी तैयारी पहले से ही व्यवस्थित हो गई है उसी अंडाणु के अंदर। तो ट्रोफोब्लास्ट की बाहरी परत ने क्या बना दिया भाई, ऐसा उंगली नुमा उभार बना दिया, और इस उंगली नुमा उभार को हमने कह दिया कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई जो मातृ रक्त और गर्भाशय के ऊतकों के साथ मिलके मातृ रक्त यानी माँ के ब्लड से और यूटेरस के अंदर जो टिश्यू है उनके द्वारा मिलके एक तरीके से ये बना देते हैं बाबू अपरा। ठीक है, बचपन में हम सब का जो घर था ना वो यही था, अपरा, प्लासेंटा। इसी के छाव में, इसी के कनेक्शन में, इसी के देख रेख में हम सब लोगों की भ्रूणीय अवस्था में विकास हुई है। तो अपरा बन गया। अब देखिए अपरा कहाँ से आया, तो अपरा आया यहाँ कोरियोनिक विलाई से। अब कोरियोनिक विलाई कहाँ से आया, तो ट्रोफोब्लास्ट से। और ट्रोफोब्लास्ट कहाँ से आया, तो पीछे देखे ब्लास्टोसिस्ट से। अब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से आया, तो पीछे देखे जाइगोट से। और जाइगोट कहाँ से आया, तो गैमेट से। गैमेट कहाँ से आया, तो प्यूबर्टी से बनना शुरू हुआ था। तो ये पूरी यात्रा है, बहुत कंसेप्चुअल है, साइंटिफिक है। इसीलिए स्टूडेंट्स को बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार आप वीडियोस को देखिए, जहां जहां प्रॉब्लम होता है रुकिए और सवाल लेके आइए, क्वेश्चंस लेके आइए, क्योंकि तभी ये पूरी यात्रा जो है सही मायने में सफल होगी। अब आते हैं आगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट था, एक बार फिर से इसको मिटा दे ताकि आपको किसी तरीके का गंदगी नजर ना आए स्क्रीन पे। अब आ गया हमारा ये ट्रोफोब्लास्ट। मैंने कहा कि जो ट्रोफोब्लास्ट की जो दीवार है वहां से क्या बनी है भाई, तो ढेर सारी उंगली नुमा प्रोजेक्शन डेवलप हुआ है। क्या नाम दिया गया, कोरियोनिक विलाई। पॉइंट्स आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। और ये कोरियोनिक विलाई जब उभरती है तो माँ के ब्लड और यूट्रस के टिश्यू आपस में मिलके ये बना देते हैं बाबू अपरा बना देते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा जो है एक तरीके से संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यूनिट है उस बढ़ते हुए भ्रूण और माँ के बीच में कनेक्शन डेवलप करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, नाम दिया जा रहा है अपरा, नाम दिया जा रहा है प्लासेंटा। और ये कुछ ऐसा है जैसे आप मान लीजिए ना कि ये था ट्रोफोब्लास्ट का बाउंड्री, तो इसने क्या किया, कुछ उंगली नुमा ऐसे उभार विकसित किया, तो ये उंगली नुमा उभार विकसित हो गया। और उधर से माँ के बॉडी से और यूट्रस के टिश्यू से भी ऐसा लग रहा है कोई एक हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरे वाले ने भी एक तरीके से हाथ बढ़ाया और एक इंटर डिजिट एक तरीके से ना लॉक पैटर्न बन गया। मतलब इधर से भी कुछ रिलीज हुआ उंगली नुमा और इधर से भी कुछ उंगली नुमा मिला, और ये सब मिलके इस तरीके से एक जाल बूंद दिए, एक जाल बूंद दिए। और यही जाल कनेक्शन के बीच में हम लोग का जो है एक तरीके से कनेक्शन डेवलप हो गया मदर और उस भ्रूणीय शरीर या भ्रूणीय अवस्था के बीच में। तो अपरा एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये क्या करेगा, तो भ्रूणीय अवस्था में भी ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि धरती पे पृथ्वी पे आने पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जब आप बन रहे थे तो भी भ्रूणीय अवस्था में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल रहा था, पोषक तत्व आपको दिए जा रहे थे और हार्मफुल तत्व बॉडी से बाहर किए जा रहे थे। ये सारा काम करने में ऑक्सीजन और पोषण को देना और कार्बन और खराब पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने में अपरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, विशेषकर भ्रूणीय अवस्था में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीवन की एक यात्रा। इस यात्रा में हमको क्या देखना था कि निषेचन के बाद कैसे शरीर में बदलाव आते हैं और किस तरीके से एक छोटा सा कोशिका, एकल कोशिका एक बड़े से विशाल शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग आगे यहाँ तक के बाद। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो क्वेश्चन आने बिल्कुल निश्चित है कि आना ही आना है। आप पीछे के स्लाइड में देख रहे थे अपरा के बारे में, माँ और भ्रूण के बीच में कनेक्शन डेवलप हुआ है जिससे पोषक तत्व भी मिलेंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और एक सुरक्षा भी मिलेगी। तो सवाल आता है एग्जाम में कि ये जो अपरा है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोलते हैं बाबू जो अपने स्राव में हार्मोन रिलीज करता है, और ये शरीर के अंदर ही अंदर एक नली के माध्यम से, नली के माध्यम से नहीं करता है, माफ करिएगा, डक्टलेस होता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, बिना नली के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम की सहायता से हार्मोन को बॉडी में सप्लाई करती हैं। और कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती हैं जो नली की सहायता से बाहर करती हैं, जैसे पसीना निकलना स्वेट ग्लैंड से, लीवर से कुछ और भी एंजाइम्स, कुछ जूस निकलना, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियों के काम है। तो
तो अपरा क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आपको हार्मोन के माध्यम से सिग्नल सप्लाई भेजने का काम करता है। तो पूछता है एग्जाम में कि ये जो अपरा है ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम याद कर लीजिए, HCG, जिसे हम फुल फॉर्म के तौर पे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसको मैं आपको डराते ना करके इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है बाबू HCG, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। तो उसमें सबसे पहला हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आज के इस बदलते परिवेश में प्रेगनेंसी जैसी चीजों को एनालाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टूल किट बाजार में मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम से, जिसमें यूरिन के सैंपल से भी प्रेगनेंसी के कंफर्मेशन को विकसित किया जा सकता है। तो वहां पे HCG का ही लेवल देख के ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो HCG, जिसे आप ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, ये हार्मोन बाबू कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। बड़ा अच्छा बात आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम। महीनों से वीडियोज के माध्यम से मैंने कॉर्पस ल्यूटियम बताया है, तो मैं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट कॉर्पस ल्यूटियम को थोड़ा सा समझे, समझाए अपने अगल बगल वाले को। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में मैंने बताया था कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब प्रेगनेंसी हो गई है तब तो किसी एक को ये एक्स्ट्रा रोल करना होगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में मेंटेन रहे। तो ये जो HCG हार्मोन है वो यही करता है कि आपके बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन बना रहे शरीर में। P से होता है प्रेगनेंसी और P से होता है प्रोजेस्टेरॉन, और दोनों एक साथ चलते हैं। अगर किसी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी आ गई तो प्रेगनेंसी सफल नहीं हो सकती। तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद कौन रोल प्ले कर रहा है, यही HCG, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कर रहे हैं। और ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होगा, अपरा के द्वारा इसमें भूमिका निभाया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, HCG प्लासेंटा के द्वारा, और ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है बाबू, उसका काम है कि आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को नियंत्रित करना, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। दूसरा आता है HPL। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली आप लोग जो क्रिकेटिंग इवेंट्स में देखेंगे तो IPL देखते होंगे। तो IPL में आई हटा दीजिए, H लगा दीजिए, बाकी सब वही रह जाएगा HPL। ये है आपको ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ये जो हार्मोन है, ये भी हार्मोन बाबू खाली प्रेगनेंसी में ही रिलीज होने वाला है, ऐसे बॉडी में रिलीज नहीं होगा। तो दूसरा हार्मोन भी याद रखिएगा, केवल गर्भावस्था में, यहाँ पे चिन्हित किया गया, यहाँ पे लिखा गया केवल गर्भावस्था में, सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही विकसित होगा। ये में इसमें भी अपरा की भूमिका होती है। ये स्तन ग्रंथियों को एक तरीके से नियंत्रित करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण बन रहा है उसके जन्म के बाद की आगे की तैयारी को भी आगे से बढ़ाया जाए। तो HCG और HPL, ये दोनों हार्मोन देख रहे होंगे आप, प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। तीसरा हो गया रिलैक्सिन हार्मोन, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये बाद में एक तरीके से फीटस जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसके बर्थ में इसकी भूमिका रहती है। ये हार्मोन भी केवल गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेसन से आपने 3 हार्मोन को जाना जो सिर्फ और सिर्फ मादा में प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप होते हैं, और वो 3 हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में पाए जाते हैं। आगे आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन तो प्रेगनेंसी के अलावा भी पाया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अपरा के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करके शिशु को न्यूट्रिशन, पोषण, सुरक्षा देते रहा जाए। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोजेस्टेरॉन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोजेस्टेरॉन बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके अलावा भी दिया होगा कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये नॉर्मल हार्मोन का लेवल
बिना प्रेगनेंसी के भी या प्रेगनेंसी के दौरान भी एलिवेट होने के बढ़ने की संभावना रहती है। ये नोट में आपको नहीं पढ़ना है। मुख्य बात यही है, HCG, HPL और रिलैक्सेन, ये 3 वो हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप होते हैं। तो ये है हमारा अगला स्लाइड। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब अपरा भी बन गया, अपरा के माध्यम से भ्रूण को पोषण भी मिल गया, अपरा ने हार्मोन भी भेज दिया, संदेशा भी भेज दिया, भ्रूण अच्छी तरीके से बन रहा है, तो भ्रूण चौपट ना बन जाए, भ्रूण गड़बड़ ना बन जाए, इसके लिए बॉडी में एक और सिद्धांत काम करता है, और एक तरीके से वास्तुकला है बाबू। यहाँ पे समझिए एकदम विश्वकर्मा जैसा कोई है जो इसको डिजाइन करता है कि आपका बॉडी जो है 3 जर्म लेयर में ही बने। याद रखेंगे, हमारा बॉडी जो है 3 जर्म लेयर में बनता है, और इस जर्म लेयर बनने की प्रक्रिया को हम लोग बाबू बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। एक नया शब्द आ गया। गैस्ट्रुलेशन क्या है? तो जर्म लेयर का बनना। और हम सभी के सभी जीव जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव हैं। 3 गो जर्म लेयर बनता है। कौन कौन सा भाई? तो पहला इक्टोडर्म, ये रहा इक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत। बीच में बनता है मीजोडर्म यानी मध्य का परत, और तीसरा इंडोडर्म यानी सबसे आंतरिक परत। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, 1 नंबर एग्जाम में आपका कंफर्म हो जाएगा। यहां से क्या है भाई? तो बॉडी जो है जर्म लेयर जो है 3 लेयर में बनता है, और इस जर्म लेयर बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाहरी परत। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, और हमारा जो स्किन आता है, त्वचा जो सबसे बाहर है, ये इक्टोडर्म का पार्ट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, तंत्रिका तंत्र इनमें से कौन सा जर्म लेयर का पार्ट है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड, और साथ ही साथ हमारा स्किन इक्टोडर्मल है, सबसे बाहर का लेयर है। मध्य परत में सबसे इंपॉर्टेंट संरचना होता है हृदय। बार बार क्वेश्चन आता है कि हृदय कैसा है? तो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। हृदय जो है जर्म लेयर में मध्य परत से विकसित होता है। मध्य परत से मांसपेशियां विकसित होती हैं, हड्डियां विकसित होती हैं, और किडनी वगैरह भी हम लोगों का मध्य परत में ही विकसित होता है। मतलब बॉडी जो है अलग अलग लेयर में है। एक ही लेयर में सब रहता तो बॉडी इतना कन्वीनियंट और इतना जो है आसान पोज है, इतना आसानी से परफॉर्म नहीं कर पाते आप। तो अलग अलग लेयर है, और लेयर में अलग अलग ऑर्गन को फिक्स किया गया है। तो हृदय को कहाँ किया गया है? मीजोडर्म में। अब ब्रेन को कहाँ किया गया है? इक्टोडर्म में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक और, इंडोडर्म। जितने भी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन है, इन सभी को सबसे अंदर जगह दिया गया है। मतलब अगर आप जाइएगा ना अपने घर के, अपने शरीर के अंदर प्रवेश करिएगा, अगर मान लीजिए शरीर कोई खिड़की दरवाजा हो, उसके अंदर प्रवेश करने का मौका मिले, तो सबसे पहले किससे भेंट होगा? ब्रेन से भेंट होगा, क्योंकि इक्टोडर्मल ओरिजिन का है। वरना अगर उधर से जाइएगा तो पैर के साइड से जाइएगा तो नहीं भी हो सकता है। बीच में क्या है भाई? तो मध्य परत में आपको हार्ट मिल जाएगा, और इंडो पार्ट में आपको जितना भी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जो भी रेस्पिरेटरी पासेज है, वो सब मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स को क्लास 12th में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ जमाना बैंक में पैसा जमा करने का नहीं है। आपने RBI का नाम सुना होगा, SBI का नाम सुना होगा, बैंक में पैसा जमा होता है। आप एक ऐसा बैंक भी जानिए जिसको हम जीन बैंक के नाम से जानते हैं, उसमें ये जमा होता है बाबू, स्टेम सेल। सोचो आज आपका जन्म हुआ है, और आज ही आपके माता पिता आपके स्टेम सेल को किसी जीन बैंक में ले जाके जमा कर दे, तो आने वाले 20 साल के बाद क्या रिटर्न मिलेगा? क्या उसमें इंटरेस्ट मिलेगा? तो आने वाले 20 साल के बाद अगर आप गलती से, आपकी स्किन जल जाती है, आपके टिश्यू बहुत बड़े डैमेज हो जाते हैं, आपका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, तो उस जीन बैंक से बाबू, ये स्टेम सेल से आप नया ऑर्गन बना सकते हैं। जी हाँ, स्टेम सेल एक बेहद इंपॉर्टेंट सेल है, जिससे हमारे बॉडी के सारा सेल बनाने का क्षमता है। मतलब स्टेम सेल वो सेल है जिसके अंदर आपके किसी भी ऊतक और अंग को बनाने की क्षमता है। तो बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन है, जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज है, वहाँ पे लोग स्टेम सेल को जीन बैंक में प्रिजर्व करके रख देते हैं। कल के डेट में मेरी किडनी खराब हो गई, तो मैं किसी डोनर से किडनी लूंगा तो एंटीबॉडी बन जाएगी, लंबा टाइम लगेगा। स्टेम सेल से किडनी, आपका अपना किडनी फ्रेश बन जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टेम सेल को आप यहाँ पे जरूर दिमाग में रखेंगे। अब आते हैं अगली ओर, कि अब जब ये पूरी यात्रा 9 महीने तक चलेगी, तो हर महीने से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस महीने में क्या क्या हो सकता है। एकदम बिल्कुल पहला बात याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी भ्रूण में जीवन आया कि नहीं आया, ये पता चलता है उसके हृदय के धड़कन से। तो जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है भ्रूण में, शिशु में, वो होता है हृदय की धड़कन। और डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को चेक करके स्टेथोस्कोप से यही देखता है कि हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता इनिशियल मंथ में। तो सबसे पहले
पहले मंथ में हृदय का धड़कना, ये याद रखिएगा, पहला ऑर्गन हार्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। दूसरे महीने जाते जाते क्या होगा, तो जो भ्रूण होगा उसके पैर डेवलप हो जाएंगे, हाथ डेवलप होने जाएंगे, उसकी उंगलियां डेवलप होनी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तीसरे महीने तक जाते जाते क्या होगा कि अधिकांश अंग प्रणालियां विकसित हो जाती है, और यही वो जगह है जहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विकसित हो जाता है। यानी कोई शिशु नर है कि मादा है, ये इस स्टेज पे पता चलता है। और हमारे समाज में इसी के आड़ में बहुत तरीके के भ्रूण हत्या इत्यादि भी किए जाते हैं। हालांकि एक स्लॉट ये भी है कि किसी प्रेगनेंसी को अगर बीच में हटाना पड़ जाए, अगर मादा का स्वास्थ्य खराब हो जाए या वो प्रेगनेंसी उसके लिए जानलेवा हो सकता है, या जो शिशु डेवलप हो रहा है वो एबनॉर्मल है, तो वैसी स्थिति में ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही इसको टर्मिनेट या हटाया जा सकता है। वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल 1, 2, 3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो आप जरूर जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं 5वें महीने तक जाते जाते भ्रूण में पहली बार किक मारने का जो है वो डेवलपमेंट होता है। ये पूछेगा फर्स्ट नोटिसेबल साउंड। साउंड तो हार्ट का था, लेकिन पहला जो महसूस माँ करती है वो बच्चे के द्वारा 5th मंथ में जर्क या किक मारा जाता है। तो ये 5th मंथ याद रखिएगा। इस समय सिर पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। 6ठे महीने तक जाते वगैरह आईब्रो वगैरह सब, भौवे वगैरह सब डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर हम और आगे जाएं तो 7वें महीने तक वजन जो है पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, उठने बैठने का जो अपना जो रिसेप्टर है वो बच्चे के अंदर काम करना शुरू कर देता है। और ये वो समय है जब फाइनली जो है वो शिशु के जन्म होने की तैयारी शुरू की जाती है। जैसा मैंने शुरू में बताया, गेस्टेशन पीरियड +- 9 मंथ का होता है। तो जैसे हम लोग 9 मंथ के एकदम करीब पहुंचते हैं, तो उस स्थिति में फिर हार्मोन जो है अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है। और वो हार्मोन क्या होता है, तो जैसे शिशु के द्वारा ये बॉडी को संकेत दिया जाता है कि हम जो है मैच्योर हैं और इस नए वर्ल्ड में आने के लिए तैयार हैं। तो एक तरीके का फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शिशु के द्वारा डेवलप किया जाता है, और इस प्रभाव से यूट्रस के दीवार पे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। और उस संकुचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे आप ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, वो रोल प्ले करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है चाइल्ड बर्थ हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही जो है शिशु के द्वारा जब सिग्नल दिया जाता है, तो सिग्नल के जवाब में पीयूष ग्रंथि जो मादा की है, माँ की है, वो पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस के दीवार पे रिलीज करता है, जिससे एक माइल्ड से हायर कॉन्ट्रैक्शन तक होता है। और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है शिशु का जन्म होता है। शिशु के जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो बाबू पार्चुरेशन कहलाती है। तो पार्चुरेशन अलग है, गैस्ट्रुलेशन अलग है। जर्म लेयर बनेगा तो गैस्ट्रुलेशन कहेंगे, और शिशु को जो है जन्म लेने की प्रक्रिया जो है वो पार्चुरेशन कहलाएगी। पार्चुरेशन में मैंने पहले ही बताया पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। पीयूष ग्रंथि नर मादा दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो है वो प्रेगनेंसी के बिल्कुल टर्मिनेशन पे, एकदम किनारे पे, एकदम आखिरी दौर पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज से ये पूरी प्रोसेस को ईज कर देता है, आसान कर देता है। और इस संकुचन की वजह से शिशु का जन्म होता है और प्रक्रिया जो है वो पार्चुरेशन कहलाती है। अब आता है कि भाई ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन का, जैसे मैंने पहले बता दिया वही है। और जन्म के बाद जो अपरा प्लासेंटा जो शिशु को बनाए के लिए जो घोंसले या घर बनाए गए थे एक तरीके से उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, वो सब भी बॉडी में शिशु के जन्म होने के बाद रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है सबसे लास्ट बात कि शिशु के जन्म होने के बाद मैंने बताया कि ये पूरा चीज लिंक है। गैमेट्स बना तो गैमेट्स फ्यूज किया तो जाइगोट बना तो ब्लास्टोसिस्ट बना तो फिर वो ट्रोफोब्लास्ट बनाया, कोरियोनिक विलाई बनाया, प्लासेंटा बनाया, ये सीरीज चल रहा है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, लैक्टेशन होगा। शिशु जब जन्म लेगा तो जन्म के बाद जब वो दुनिया में आएगा तो उसको एंटीबॉडी दी जाएगी। सबसे पहला एंटीबॉडी जो है वो मदर मिल्क से मिलेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोलोस्ट्रम क्या है, तो पहला मदर मिल्क को, फर्स्ट मदर मिल्क जो स्लाइटली येलोइश कलर का होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलोस्ट्रम के अंदर बाबू एंटीबॉडी इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है ए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है माँ के दूध में शिशु जो फीड करता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो एंटीबॉडी ए की इसमें प्रधानता होती है। और ये एक तरीके से समझो बाबू एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया बच्चे के बॉडी में जिससे वो रोग से, कीटाणु से लड़ेगा, और बाहरी दुनिया में आने के बाद जो जो उसकी चुनौतियां होंगी वो कोलोस्ट्रम दूर करेगा। इसीलिए माँ का दूध जो है शिशु के लिए अमृत के समान है।
तो कोलोस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी ए की प्रधानता इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कर रहा है भाई, तो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है, रोग से लड़ने की क्षमता दे रहा है नेचुरल तरीके से। और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है तो फिर आपको डिजीज चैप्टर में बताएंगे कि पहला एक वैक्सीन भी दे दिया जाता है, बीसीजी का टीका। पहला टीका शिशु के जन्म होने के बाद बीसीजी दिया जाता है, वो टीबी, निमोनिया, बाकी इस तरह के फैक्टर से भी बचाने का, विशेषकर टीबी से बचाता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक शुरुआत निषेचन से हुई थी, और वो प्रक्रिया जाइगोट बनते बनते भ्रूण के, कोशिका के अलग अलग स्तर पे विभाजन होते होते ब्लास्टोसिस्ट पहुंचते पहुंचते, और ना जाने और कितने कितने आपने प्रोसेस देखे, गैस्ट्रुलेशन कराते, पार्चुरेशन कराते, यहीं पे समाप्त हो गई। तो विज्ञान की दृष्टि में मातृगर्भ में बिताए गए 9 महीने मानव जीवन की सबसे जटिल और खूबसूरत वास्तुकला का निर्माण है। तो अगर आप इसको साइंटिफिकली समझेंगे तो आपको ये बहुत ही इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में तो आपके लिए क्वेश्चन का भरमार यहाँ से आने वाला ही है। तो इस नोट के साथ हम लोगों ने पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से बहुत सारे वीडियोज के माध्यम से आपके सामने रखा है। अब बारी आपकी है कि आप 2-4 स्टेप आगे बढ़ें, इसके अच्छे नोट्स बनाएं, कंटेंट बनाएं। कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ के क्वेश्चंस पूछने का भी प्रयास करें, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है आपको लाभान्वित करना, उसमें हम सब मिलके सफलता प्राप्त कर सके। तो अगले वीडियोज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जनन स्वास्थ्य के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस और उन चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे। तब तक वीडियोज के साथ जुड़े रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप से सभी बच्चे जरूर जुड़ें। जब तक आप ये जुड़ेंगे नहीं, ये पूरा जो म्यूचुअलिज्म का जो सफर है वो पूरा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।